दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है आपका इसरो से रिलेटेड। आपको पता है रेलवे का एग्जाम जो चल रहा है उसमें इसरो से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि बताइए पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था, एप्पल कब छोड़ा गया, चंद्रयान कब छोड़ा गया। तो वैसे ही सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आप इसको अच्छे से देखिए। मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन को फैक्ट वाइज कवर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो रेलवे में 1 नंबर है वो एकदम पक्का हो जाएगा। अभी तो हम इसको फैक्ट वाइज देख रहे हैं, जब भी हमारे पास समय होगा तो हम भारत के पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम को, किसने कब कौन से सैटेलाइट भेजे, उसको पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको फैक्ट वाइज देखते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। रेलवे का पेपर चल रहा है, हमें इस समय पेपर को क्रॉस करना जरूरी है। तो इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जब इसरो नहीं था तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कौन सी समिति देखती थी। तो वो थी 1962 में इसका गठन किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पूछा जा रहा है। आई से है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसी का नाम बदल के 1969 में कर दिया जाता है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मतलब इसी समिति को तोड़ के इसरो का गठन किया जाता है। इतनी बात समझ गए आप। अब नेक्स्ट होता है क्या, 1962 में ही एक काम और किया जाता है। एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जाता है, उसका नाम रखा जाता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS। और ये कहाँ बनाया जाता है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। लेकिन आपने तो इसका नाम नहीं सुना होगा, आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, BSSC। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि जो विक्रम साराभाई हैं ये भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं, तो इनको सम्मान देने के लिए 1772 में इसी का नाम बदल के कर दिया गया है। फिर 1963 में भारत अपना पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे को लॉन्च करता है। साउंडिंग रॉकेट का मतलब वो वाला नहीं कि ये ध्वनि पैदा करेगा जाके। साउंडिंग रॉकेट का मतलब होता है इसके तहत वायुमंडल में एक प्रोब छोड़ा जाता है जो वहाँ की मौसम संबंधी डाटा को इकट्ठा करता है। ये पहला था नाइक अपाचे। इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको याद रखिए आप। फिर 1965 में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का गठन किया जाता है। उसके बाद 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बनाया जाता है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर क्या होता है, 1971 में एक और लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जाता है। कौन सा? श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज, SHAR। इसका भी नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इन दोनों का नाम तो आई होप आपने सुन ही रखा होगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सतीश धवन स्पेस सेंटर। इनके पुराने नाम क्या है इनको भी देख लीजिए, क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत का एक और रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तमिलनाडु में। अभी नहीं बना है, अभी तो केवल ये 2 ही हैं। फिर 1972 में एक काम और होता है, क्या कि अंतरिक्ष आयोग का गठन करती है भारत सरकार। भारत सरकार को पता चल जाता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति करना हमारे लिए कितना जरूरी है, तो वो अलग से एक अंतरिक्ष आयोग का गठन करती है। फिर क्वेश्चन आता है, जब अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग था ही नहीं तो ये सारे लोग किसके अंतर्गत काम कर रहे थे? ये काम कर रहे थे परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। इसको भी याद रखिए, शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। चलिए अब देखते हैं हम लोग मेन सैटेलाइट्स को, जिनसे क्वेश्चन आता है शुरुआती तौर के। सबसे पहला था इनमें आपका आर्यभट्ट, जो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। और ये जो आर्यभट्ट था वो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित था, भारत में निर्मित। लेकिन छोड़ा कहाँ से गया था? ये छोड़ा गया था रूस की सहायता से कॉस्मोस 3M रॉकेट से, कपुस्तिन यार से, ये रूस में है। उसके बाद दूसरा सैटेलाइट आता है भास्कर फर्स्ट और भास्कर 2, ये छोड़ा जाता है 1979 में। उसके बाद भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल छोड़ा जाता है 1981 में। इसका फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसको एप्पल लिखते हैं शॉर्ट में। ये भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। और ये छोड़ा गया था एरियन 1 रॉकेट से। कहाँ से? कोरू फ्रेंच गुयाना से, इसको भी याद रखिए आप। उसके बाद रोहिणी सीरीज का पहला उपग्रह रोहिणी छोड़ा जाता है 1983 में। और 1983 में एक काम और होता है, क्या कि इनसैट नाम का एक उपग्रह छोड़ा जाता है, इनसैट फर्स्ट B, 1983 में। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अब तो ये सीरीज काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, 2nd जनरेशन के, 3rd जनरेशन के और 4th जनरेशन के भी सैटेलाइट इसमें छोड़े जा रहे हैं। उनसे हमारा जो टेलीविज़न है DTH, डायरेक्ट टू होम, वो इसी इनसैट के 4th जनरेशन के सैटेलाइट से चल रही है हमारी टीवी।
तो इनसैट फर्स्ट भी छोड़ा गया था। कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स से, फ्लोरिडा यूएसए में पड़ता है ये। और इसको जो रॉकेट ले गया था उसका नाम था स्पेस शटल चैलेंजर। तो देखिए इनमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो सारे हैं वो सब सैटेलाइट हैं। ये तो अपने आप अंतरिक्ष में जा नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग चाहिए पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ने के लिए। तो इन सब को ले जाते हैं रॉकेट। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। एक तो होते हैं उपग्रह जो अपने आप नहीं जा सकते, इनको ले जाया जाता है प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट के द्वारा। प्रक्षेपण यान को ही लॉन्च व्हीकल कहते हैं। तो रॉकेट कई टाइप के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जिनमें से आपका SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV ये सब रॉकेट के ही टाइप हैं। सबसे पहले जो भारत का रॉकेट था जिसको भारत ने यूज किया था वो था SLV-3। 1983 में ही लॉन्च किया था। ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। उसके बाद इसी का संवर्धित वर्जन लाया जाता है ऑगमेंटेड। इसका फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इन दोनों सैटेलाइट का यूज भारत नहीं करता है, केवल इन दोनों का ही करता है। इसमें भी कई कैटेगरी हैं जैसे कि GSLV Mark 3 M1, बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है जिसको, M2 D1, ये सब रॉकेट के ही कई कैटेगरी हैं। PSLV का यूज किया जाता है जब हमें किसी सैटेलाइट को उत्तर दक्षिण ध्रुव के चक्कर कटवाना हो, ऐसी कक्षा में स्थापित करना हो। और GSLV का यूज किया जाता है जब भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर काटने वाले सैटेलाइट को हमें स्थापित करना हो उसकी कक्षा में, तो यूज किया जाता है GSLV का। फिलहाल इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल इसकी फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आएगा। तो फुल फॉर्म देख लीजिए। और हम लोग भेजते क्यों हैं उपग्रह? क्योंकि हमें मौसम पूर्वानुमान, रिमोट सेंसिंग, GPS सिस्टम, सैटेलाइट टेलीविजन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इन सब में मदद मिलती है। चलिए ये तो बात हुई सैटेलाइट के यूज की। इसमें दो चीज़ और याद रखिए आप। भास्कर जो था वो IRS सीरीज का था और रोहिणी SROSS सीरीज का था। इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम भारत के कुछ मुख्य अभियानों की अंतरिक्ष में कि कौन कौन से उपग्रह उसने भेजे जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला है इसमें चंद्रयान प्रथम। चंद्रयान प्रथम भेजा था 22 अक्टूबर 2008 को। इसको जो रॉकेट ले गया था उसका नाम है PSLV-C11 और ये भेजा कहाँ से गया था? SDSC से भेजा गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। और ये पहुंचा कब था? 8 नवंबर 2008 को पहुंच गया था। चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित भी हो गया था। और इसके साथ जो मून इम्पैक्ट प्रोब गया था उसमें एक तिरंगा भी लगा हुआ था। जहां पर इस प्रोब ने इम्पैक्ट किया था उसको जवाहर पॉइंट नाम दिया गया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 6वां देश बन गया है। इससे पहले भी रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन चंद्रमा पर इम्पैक्ट प्रोब भेज चुके थे। सबसे पहले रूस ने भेजा था एक इम्पैक्ट प्रोब। कब भेजा था? 1959 में भेजा था, लूना 2 के नाम से। और अमेरिका तो आप जानते ही हैं, प्रोब तो छोड़िए, ये तो आदमी को ही भेज चुका है। चंद्रयान फर्स्ट का जो वजन था वो था 1380 kg और इसकी जो लागत थी महज 386 करोड़ में ही इसने चंद्रयान को भेज दिया था। बहुत कम लागत है ये बाकी देशों के मुकाबले। और इसका जो मिशन था वो 2 वर्षों का था, लेकिन इससे 1 साल बाद ही सिग्नल आना बंद हो गया था, लगभग 320 दिन के बाद। लेकिन इसको फेल्योर नहीं माना जा रहा है। असफल इसको इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि इसने जो काम करना था वो तो कर ही दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम कर दिया इसने बताया था कि चंद्रमा पर पानी उपस्थित है, जो किसी देश ने पता नहीं लगा पाया था। इससे पहले हम लोग सोचते थे कि चंद्रमा पर पानी नहीं है, लेकिन चंद्रमा पर पानी की खोज की पुष्टि किसने की थी? चंद्रयान फर्स्ट ने की थी। तो इस सबसे रिलेटेड एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। उससे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो चंद्रमा पर अपोलो 11 गया था अमेरिका का, आदमियों को सबसे पहले लेकर चंद्रमा पर, वो कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था 16 जुलाई को और पहुंच गया था 20 जुलाई 1969 को। अपोलो 11 इस मिशन का नाम था और रॉकेट जो इसको ले गया था उसका नाम था सैटर्न 5। कौन कौन से 3 व्यक्ति गए थे? नील आर्मस्ट्रांग गए थे, सबको पता है। इन दोनों को भी आप याद कर लीजिए। एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस गए थे, जिसमें से 2 व्यक्ति तो चंद्रमा पे चले गए थे, उसकी धरती पे उतरे भी थे, जबकि जो माइकल कॉलिंस थे वो चंद्रमा की कक्षा में ही यान उड़ाते रहे थे। और उसी यान से एक मिनी स्पेसशिप लेके ये दोनों लोग चंद्रमा पे गए थे। इन्होंने नमूने इकट्ठे किए, फिर उसी मिनी स्पेसशिप को इससे जोड़ दिया था और ये फिर से वापस ये धरती के लिए रवाना हो गए थे तीनों लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चंद्रयान सेकंड की, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। तो चंद्रयान सेकंड को भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को। कौन से रॉकेट से भेजा गया था? GSLV Mark 3 M1। इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और सेंटर कौन सा था? वही वाला सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC। इसको सार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका नाम पहले सार ही था,
श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज। ये कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश के एक द्वीप श्रीहरिकोटा में पड़ता है। और जो भारत का चंद्रयान सेकंड था उसको उतरना कब था चंद्रमा की धरती पे? उसको उतरना था 7 सितंबर 2019 को, लेकिन वो जैसे ही लैंड करता है उसके कुछ समय बाद ही उससे सिग्नल आना बंद हो जाता है। और इस सैटेलाइट के साथ 3 उपकरण भी गए थे। कौन कौन से? पहला गया था मून ऑर्बिटर, जिसका काम था चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाना, ये आज भी चक्कर लगा रहा है। और दूसरा जो था वो था विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर इसको इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये भारत के अंतरिक्ष जनक विक्रम साराभाई की याद में इसका नाम विक्रम लैंडर रखा गया था। इसका जो काम था वो था चंद्रमा की धरती पर सॉफ्टली लैंड करना। उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद काम आता है प्रज्ञान रोवर का। अगर ये सफल हो जाता तो लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलता और वो चंद्रमा की धरती पर चहलकदमी करता धीरे धीरे करके, और वहाँ से डाटा इकट्ठे करके पृथ्वी को भेजता। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। वैसे तो ये सफल नहीं हुआ, लेकिन अगर ये सफल हो जाता तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाता। इससे पहले भी अमेरिका, रूस, चीन ये काम कर चुके हैं। इस बात को समझ रहे हैं आप? भारत यहाँ पर चौथा देश बन रहा था और यहाँ पर छठा देश बना। क्यों? क्योंकि ये वाला था मून इम्पैक्ट प्रोब। यहाँ पर मून की जो सतह थी उस पर इम्पैक्ट करना था, और यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर लैंडिंग करानी थी सॉफ्ट, जिससे कि कोई भी उपकरण टूटे ना। इसकी डिज़ाइन अलग तरीके से की गई होगी और इसकी डिज़ाइन अलग तरीके से। जब ये लैंड कर जाता तो इसी में से रोवर निकलता प्रज्ञान नाम का। वो चंद्रमा की धरती पर धीरे धीरे करके चलता और डाटा जुटाता। तो ऐसा 3 देश कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चीन। भारत ऐसे करने वाला चौथा देश बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोगों ने इस फेलियर को भी सेलिब्रेट किया था। आपको याद होगा जब के सिवान इसके फेलियर पर रोने लगे थे, सिग्नल आना बंद हो गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कैसे गले से लगा लिया था कि आप रोइए मत, आपने बहुत अच्छा काम किया और हमें पूरा विश्वास है कि जो आपका अगला चंद्रयान 3 होगा अगले प्रयास में जरूर सफल होंगे। तो कहते हैं ना, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल था ये वाला पल। भारत में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया कि आपने इतना सारा पैसा डुबा दिया, क्योंकि पैसा कितना था? मात्र 978 करोड़ रुपए खर्च करके हमने चंद्रयान सेकंड को भेजा था। इतने से कम में तो एक हॉलीवुड मूवी ही नहीं बनती। खैर जो भी हो, हमारी हिम्मत अभी नहीं टूटी है। चंद्रयान 3 भेज के हम कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह बन सकता है कि बताइए, चंद्रयान 2 गया था जब, तब तो इसरो चीफ थे के सिवान, लेकिन चंद्रयान फर्स्ट गया था जब, तब इसरो का चीफ कौन था? तब इसरो के चीफ थे जी माधवन नैयर। नेक्स्ट देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट मिशन। अगला है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है ये भी मंगलयान का ही एक हिस्सा था। ये लॉन्च किया गया था आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और रॉकेट उसको कौन सा ले गया था? PSLV C-25 ले गया था। कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। पहुंच कब गया था? 24 सितंबर 2014 को। और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना। इससे पहले रूस, अमेरिका, यूरोप यानी कि फ्रांस मंगलयान भेज चुके हैं। किसी और नाम से भेजा होगा मंगल पे अपना सैटेलाइट। लेकिन इसमें एक चीज और है, भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान को सफलतापूर्वक भेज दिया हो। और दूसरी चीज बताऊं आपको, तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 450 करोड़ रुपए की मामूली लागत में मंगलयान भेज दिया। आपको पता है कि अमेरिका ने जब मंगल पे सैटेलाइट भेजा था तो उसकी इंडियन रुपीज में कीमत कितनी थी? उसका खर्चा आया था 48 अरब यानी कि 48 अरब रुपए का। उसके मुकाबले देख लीजिए आप, 450 करोड़ रुपए तो कितनी मामूली लागत है। जब इसरो ने इतनी कम लागत में मंगलयान भेज दिया, वो भी सफलतापूर्वक, तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए थे ये देख के। चलिए और भी देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे। जब कभी समय मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसरो ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, कौन कौन सी कठिनाइयां उसके रास्ते में आई। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जरूर मजा आएगा। लेकिन अभी तो हमारा एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो फैक्ट वाइज हम लोग उसको देख लेते हैं। आदित्य L1 जो है जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया का पहला सोलर मिशन होगा, मतलब सूर्य के वायुमंडल जो होता है कोरोना, उसका अध्ययन करने के लिए जाएगा आदित्य L1 के नाम से। अगला है हमारा गगनयान, ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा। वैसे तो दिसंबर 2021 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसकी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई। अभी आप जानते हैं कोरोना आ गया, तो उसके हिसाब से भी ये 2021 में लॉन्च नहीं हो पाएगा। अब इसकी ड्यू डेट रखी गई है 2022, और ये भारत का पहला मैन्ड मिशन होगा। और इसी के अंदर एक चीज़ का और निर्माण किया जा रहा है, क्या?
ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का HFSC, इसका हेडक्वार्टर रखा गया है बेंगलुरु में और 30 जनवरी 2019 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये बनाया क्यों जा रहा है? ये बनाया जा रहा है अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाएंगे उनको प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन अभी तो ये पूरी तरीके से बना नहीं है और हमने कभी अंतरिक्ष में लोगों को भेजा नहीं है, तो हमें ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण उतना पता नहीं है। इसलिए इसमें जो 3 आदमी जाएंगे गगनयान में, उनको प्रशिक्षण देगा रूस। और जब अगले मिशन हमारे जाएंगे मैंड मिशन, तो उनको प्रशिक्षण दिया करेगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। और इन आदमियों के साथ, 3 लोगों के साथ प्रशिक्षण तो दिया जाएगा 4 लोगों को, लेकिन उसमें से 3 लोग जाएंगे। मान लीजिए एक कोई बीमार हो जाता है तो कम से कम 3 लोग तो जा सकें। और इन 3 आदमियों के साथ एक रोबोट भी जाएगा, एक फीमेल रोबोट है व्योममित्र नाम का। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा IRNSS या नाभिक। ये भारत का अपना GPS सिस्टम है, क्योंकि अमेरिका तो GPS देने से मना कर दिया था 1999 में जब कारगिल वार हुआ था। तो भारत ने अपना GPS बनाने का निर्णय लिया था और अब इसका काम पूरा भी हो चुका है। उसमें 8 सैटेलाइट स्थापित हो चुके हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको नाभिक भी कहते हैं। नाभिक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है उपग्रहों का एक समूह। इसमें टोटल 8 सैटेलाइट हैं। इनमें से पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2013 को और 8वां सैटेलाइट लॉन्च हुआ है 12 अप्रैल 2018 को। और एक टाइप का ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है। जियोसिंक्रोनस जो सैटेलाइट होता है उसकी ऑर्बिटल हाइट होती है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा गगन। ये गगनयान वाला गगन नहीं है, ये गगनयान एक सैटेलाइट की पूरी सीरीज है जो भारत के लिए काम कर रही है। गगन जो है नाभिक के आने से पहले काम करता था और वर्तमान में भी ये काम कर रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। उसके बाद है हाईसेस। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जहाँ से धरती की हाइपर स्पेक्ट्रल तस्वीरें खींची जाती हैं और ये लॉन्च हुआ था 29 नवंबर 2018 को। रॉकेट कौन सा ले गया था? PSLV C-43 ले गया था। GSAT के बारे में भी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का मॉडर्न कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसने जगह ली है INSAT 4A की। INSAT 4A मैंने आपको बताया था कि INSAT का जो 4th जनरेशन है उससे हमारी टीवी चलती है, DTH, डायरेक्ट टू होम कहते हैं जिसको। तो अभी तक डायरेक्ट टू होम के लिए कौन सा काम कर रहा था उपग्रह? अभी तक काम कर रहा था INSAT 4A। अब INSAT 4A को कौन रिप्लेस कर देगा? GSAT 30 रिप्लेस कर देगा। और इस तरीके के जो उपग्रह होते हैं वो 15 वर्ष तक काम करते हैं। मतलब 2020 से लेके 2035 तक ये वाला उपग्रह काम करेगा। और इसने काम करना चालू भी कर दिया है क्योंकि 17 जनवरी 2020 को लॉन्च हो गया था। कौन सा रॉकेट इसको ले गया था? एरियन 5 ले गया था। और कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना कोरू से इसको लॉन्च किया गया। और भी छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बन सकते हैं। इनमें पहला है हमारा रीसेट। ये पूरी की पूरी उपग्रहों की एक सीरीज है। इसका फुल फॉर्म होता है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। फिर उसके बाद नंबर आता है एस्ट्रोसैट का। ये एस्ट्रोसैट की भी पूरी सीरीज है। एस्ट्रोसैट 1, 2 ऐसे करके भेजे जाते हैं सैटेलाइट्स। एस्ट्रोसैट से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट है। और उसके बाद नंबर आता है कार्टोसैट का। इसकी भी पूरी सीरीज है। कार्टोसैट का उपयोग होता है धरती के नक्शे खींचने के लिए। कार्टोग्राफी आप जानते हैं, नक्शों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है कार्टोग्राफी, मतलब नक्शे खींचना। और एक सैटेलाइट है मेगाट्रॉपिक्स। ये छोड़ा गया है भारत की तरफ से इसरो के द्वारा। इसका काम क्या है? इसका काम है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच जो बादल बनते हैं, मेघ मीन्स होता है बादल, वो बादल बनने की प्रक्रिया क्या है इसका अध्ययन करेगा मेगाट्रॉपिक्स। और स्टूडेंट सैटेलाइट जिसको स्टड सेट के नाम से जाना जाता है, ये बहुत छोटा सैटेलाइट है। इसको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लगभग 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों ने मिलकर बनाया है। ये इतना छोटा है कि ये इसका वजन मात्र 1 किलोग्राम है। और इसी तरीके से है सत्यभामा सैट। ये भी एक बहुत छोटा सा उपग्रह है। इसका काम है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसका अध्ययन करना, सत्यभामा सैट का। और सरल भी एक उपग्रह है। ये भारत और फ्रांस दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से छोड़ा गया है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट विद एर्गोस एंड एल्टिका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के इसरो द्वारा छोड़ा गया 100वां सैटेलाइट कौन सा है? तो ये छोड़ा गया था 12 जनवरी 2018 को।
कौन सा था? कार्टोसैट सीरीज का ही था, कार्टोसैट 2। और मैंने आपको बताया था IRS और SROSS के बारे में। तो IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग। जो भास्कर था वो इसी सीरीज का पहला उपग्रह था। और दूसरा जो है SROSS, इसका फुल फॉर्म होता है द स्ट्रेच रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। ये एक अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और इसी तरीके से रिसोर्ससेट, ये धरती पर रिसोर्स का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग इसरो के पूरे स्ट्रक्चर को कि इसरो की कौन कौन सी यूनिट है, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो जो स्पेस कमीशन है उसके अंतर्गत काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष विभाग। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो विभाग प्रधानमंत्री किसी को नहीं देते हैं वो खुद ही उसके हेड माने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अंतरिक्ष विभाग के हेड हैं। अंतरिक्ष विभाग के नीचे काम करता है इसरो, और इसरो के नीचे ये सारी संस्थाएं काम करती हैं। जबकि जो एंट्रिक्स और ये जो संस्थाएं देख रहे हैं वो इसरो के साथ साथ तो काम करती हैं, लेकिन इसरो के लिए काम नहीं करती, मतलब उसके अंडर में काम नहीं करती हैं। इसमें से जो एंट्रिक्स है उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। एंट्रिक्स का मुख्यालय है बंगलुरु में। ये करती क्या है एंट्रिक्स? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन का काम है इसरो के जो उत्पाद हैं और जो उसकी सेवाएं हैं उसको पूरी दुनिया भर में उपलब्ध कराना। और इस तरफ जो देख रहे हैं ये संस्थाएं हैं जो इसकी भी मदद लेता है इसरो अपने काम में, जैसे कि PRL है जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका फुल फॉर्म क्या है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन इनसे पूछा जाए। तो PRL जो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अहमदाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट है NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। NESAC, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये है शिलोंग में। शिलोंग में एक जगह है उमियम, यानी कि मेघालय में। SCL, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ये पंजाब के मोहाली में है। IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट है इसरो। तो इसरो का हेडक्वार्टर आप लोग को बताना है, यहाँ पर मैंने उसको नहीं भरा है। आप लोग बताइए कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो के उत्पाद और सेवाओं को पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध कराता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कर्नाटक के बंगलुरु में। उसके बाद नेक्स्ट है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कहाँ पर है? ये है तिरुवनंतपुरम केरल में। LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ये भी बेंगलुरु में है। SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ISAC, इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद में है। NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है। IPRC, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में पड़ता है। IISU, इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट, ये तिरुवनंतपुरम में है। DECU, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट, ये अहमदाबाद में है। MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये मुंबई में है। ISTRAC, आइस्ट्रैक, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ये बंगलुरु कर्नाटक में है। और LEOS, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, ये भी बेंगलुरु में है। और लास्ट बचता है आपका IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून उत्तराखंड में है। तो इन संस्थाओं को भी आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, कौन सी संस्था कहाँ पर है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर करिए। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक में जो आपके लिए यूजफुल हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक लेकर आते रहते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।